यह कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है प्राचीन भारत। यह रोमिला थापर जी द्वारा लिखा गया है। जुलाई 1987 का एडिशन। इसमें हमने अभी तक 3 चैप्टर पढ़ लिया, जिसमें 3 चैप्टर में हमने वैदिक युग का जीवन भी पढ़ लिया। आज हम देखने जा रहे हैं भारत 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक, मतलब महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष। तो इसमें दिखाया गया है राज और गणराज्य के बारे में बताया गया। तो इसमें शुरू करते हैं। लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक गंगा के मैदान के एक भाग के जंगल साफ कर दिए गए। कितना ईस्वी पूर्व तक? 600 ईस्वी पूर्व तक। और लोहे का आविष्कार 1000 ईस्वी पूर्व तक से थोड़ा सा पहले हो चुका था। और वो 400 साल में हमने पूरे जंगल को, गंगा के मैदान के जंगल को साफ कर दिया और लोग विभिन्न इलाकों में आबाद हो गए, जैसे पांचाल बरेली जिला, सूरसेन मथुरा, कौशल अवध, काशी विदेह, मगध जिसको आज बिहार कहते हैं। ये इलाके जनपद कहलाते थे। तो पांचाल, सुरसेन, कौशल, काशी विदेह, मगध, ये सब इलाके क्या कहलाते थे? जनपद कहलाते थे। जनपद उसे कहते हैं जहाँ जन मतलब लोगों ने अपने पद रखे। प्रत्येक इलाके में शासन करने वाले जन या कुल के आधार पर इन्हें ये नाम दिए गए थे। अब ये ग्राम समूहों में रहने वाले सादे कबीले नहीं रह गए थे। इन्होंने अपने राज्य और गणराज्य स्थापित कर लिए थे। पहले जो कबीले थे, जो ग्राम समूह में रहते थे, अब वे सादे कबीले नहीं थे, अब वे राज्य और गणराज्य में स्थापित हो गए। गणराज्य ऐसा शासन होता है, गणराज्य क्या है? ऐसा शासन होता है जिसमें शक्ति लोगों के या कुछ चुने हुए व्यक्तियों के या किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में होती है। या तो लोगों के हाथ में होता है शक्ति, या तो कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में होता है, या चुने हुए मुखिया के हाथ में रहता है। गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता है। वंशानुगत राजा नहीं होता। ये गणराज्य की अपनी विशेषता है। प्राचीन गणराज्यों में क्षत्रिय परिवार ही भूमि के मालिक होते थे। तो भूमि के मालिक कौन थे? क्षत्रिय परिवार। राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के पास होती थी। और उनके पास क्या होती थी? राजनीतिक सत्ता होती थी। और कबीलों की सभाओं में उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। जो कबीलों की सभा और समिति होता था, उसमें उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार इस प्रकार की सरकार को अल्पतंत्र अर्थात चुनिंदा लोगों का शासन कहते हैं, क्योंकि सभा में गैर क्षेत्रीयों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अल्पतंत्र कहते हैं या चुनिंदा लोगों का शासन कहते हैं। क्योंकि सभा में क्या था कि गैर क्षेत्रीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें गैर क्षेत्रीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। राज्यों और गणराज्यों ने नए कानून बनाने शुरू कर दिए और उनकी शासन व्यवस्थाएं भी बदल गई। तो जब ये सभा क्षेत्रीय लोगों के हाथों में आई तो उन्होंने नए कानून और नए नए शासन व्यवस्था बनाई। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। 2 प्रसिद्ध गणराज्य में से एक है शाक्य और लिच्छवी। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि ये दोनों गणराज्य तो जरूर थे। यहाँ अल्पतंत्र था, यहाँ चुनिंदी सरकार भी थी, लेकिन गैर क्षेत्रीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। इनके इलाके आजकल के उत्तरी बिहार में थे। सबसे शक्तिशाली राज थे गंगा की घाटी में कौशल, मगध और वत्स। ये 3 गो सबसे शक्तिशाली थे। कौन कौन? कौशल, मगध और वत्स। एक अन्य शक्तिशाली राज्य था अवंती। एक और राज्य था अवंती
जो शक्तिशाली था, जिसका केंद्र था उज्जैनी, मतलब उज्जैन, जहाँ पे महाकाल है। जो राज्य और गणराज्य अधिक शक्तिशाली थे उन्हें प्रायः महाजनपद कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? महाजनपद, जो ज़्यादा शक्तिशाली थे और बड़े थे। ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार या नदियों पर अधिकार जमाना चाहते थे। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हो गया। महान धर्माचार्य महावीर और गौतम बुद्ध ने मगध में ही धर्म प्रचार किया था। कहाँ किया था? मगध में ही अपना धर्म प्रचार सबसे ज़्यादा किया था। इन्होंने अपने उपदेशों में मगध के राजाओं और लोगों की चर्चा की है। तो देखिए, ये है महाजनपद, जहाँ पे मगध कहाँ है? तो मगध ये है, और ये राजगीर है, ये पटना है, ये वत्स है, ये कौशल है, और ये अवंती है, जिसकी राजधानी क्या थी? केंद्र क्या था? उज्जैनी, उज्जैन। इधर अस्मक है सबसे लास्ट में, इधर सबसे लास्ट में अंग है, और यहाँ कुरु है, यहाँ पे सूरसेन है, यहाँ पे पंचाल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्राचीन नगर और आधुनिक नगर का भी नाम है जो उज्जैनी। देखिए यहाँ पे भारत की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये सब आते थे। तो गोदावरी नदी से ऊपर उत्तर भारत में ये सारे महाजनपद विकसित हुए थे। गंगा नदी, जो गंगा नदी चल रही है, ये जो गंगा नदी चल रही है उसी के किनारे किनारे ये सारे बसे थे। मगध राज्य, अब होता है मगध का उदय। जो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसमें सबसे ज़्यादा कौन जीते? मगध जीते। लगभग 542 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा हुआ। उसने विभिन्न उपायों से इसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। एक उपाय क्या था? एक उपाय था कि उसने पड़ोसी राज परिवार की राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। तब ये शासक उसके क्या थे? मित्र बन गए। मगध राज्य में आजकल के छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था, आज भी मिलता है। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। अब जमीन को साफ करने और उसे जोतने के लिए और साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औजार बनाने के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होता था। इससे मगध की शक्ति और संपत्ति में वृद्धि हुई। तो मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ था लोहे। गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था। नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ढोती थी। शीघ्र ही नदी पर मगध का अधिकार हो गया। मगध के दक्षिण पूर्व में अंगराज था। इसकी राजधानी आधुनिक भागलपुर के पास थी, जो चंपा कहलाती थी। बिंबिसार ने अंगराज को जीत लिया। बिंबिसार ने क्या किया? अंगराज को जीत लिया। अंगराज में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो चंपा क्या था? एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहाँ से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत को जाते थे। दक्षिण भारत से ये जहाज मसाले और मणि मानक के लेकर लौटते थे, जिनसे मगध धनवान बन गया था। ये दक्षिण भारत जाते थे, यहाँ से कुछ सामान जाता था और वहाँ से मसाले और मणि वगैरह लेके आते थे। बिंबिसार ने मगध पर अच्छा शासन किया। यह है बिंबिसार का कहानी। उसकी मदद के लिए सलाहकारों की एक समिति थी। उसने गांवों के मुखियों को सीधे उससे
मिलने की अनुमति दे रखी थी। तो यह एक नया पॉइंट है एनसीईआरटी का कि मगध का जो राजा था बिंबिसार, उससे गांव के मुखिया डायरेक्ट सीधे मिल सकते थे, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती। यदि उसका कोई पदाधिकारी ठीक से काम नहीं करता तो वह उसे दंड देता था। उसने विभिन्न शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई और नदियों पे पुल बनवाए। नदियों पे क्या बनवाए? पुल बनवाए। और गांवों शहरों को जोड़ने के लिए सड़कें बनाए। राज्य की दशा स्वयं जानने के लिए उसने अपने सारे राज्य के दौरे किए। वह दूसरे राज्यों के साथ अंग को छोड़कर मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने सुदूर देशों को, यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर भारत के गांधार राज्य को भी अपने राजदूत भेजे थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधार राज्य को भी उसने राजदूत भेजे थे। पटना के पास राजगृह में उसकी राजधानी थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह एक सुंदर नगर था। पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है। फिर बना अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया। उसने सत्ता के लिए अपने ही पिता का वध कर दिया। अजातशत्रु मगध को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्यों को जीतने पर ही यह संभव हो सकता है। इसलिए उसने अपने मामा कौशल राज पर हमला किया। उसने बजियों पर भी आक्रमण किया। बजियों का गणराज्य उत्तर बिहार में था। यह युद्ध कई सालों तक चला। यह उस समय के बहुत सारे अवशेष हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसे मैंने एआई से रंगीन बनाया है। ऐसे यह ब्लैक एंड वाइट इस प्रकार है, और ऐसे देखेंगे तो इस प्रकार है। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई और उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। तो मगध जो सबसे शक्तिशाली राज्य बना वह अजातशत्रु के समय में बना। उसने क्या किया? कौशल को भी जीता और बज्जी को भी जीता। राजा की स्थिति। राजा एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। वह समाज और धर्म का रक्षक था। गणराज्यों में यह समझा जाता था कि मुखिया को जनसाधारण से चुना जा सकता है, परंतु राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान। उसने राजतंत्र में क्या मानता था? ब्राह्मण लोग कहते थे कि राजा क्या है? देवता के समान है, और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते थे। और उसे देवता कौन बनाते थे? तो सारे ब्राह्मण लोग बनाते थे। तो दोनों क्या हो गए? श्रेष्ठ हो गए। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। ब्राह्मणों का भी प्रभाव बढ़ गया था, क्योंकि वे राजा के सलाहकार थे और उनके बिना राजा न तो शासन कर सकता था और न ही यज्ञ अनुष्ठान कर सकता था। राजा की स्थिति इसलिए शक्तिशाली हो गई क्योंकि अब वह राज्य का प्रतीक बन गया। राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था उसके बारे में दलील दी जाती थी कि राजा समाज की रक्षा करता है, इसलिए रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता है और कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की मदद की आवश्यकता है। तो राजा को क्या चाहिए? कानून भी चाहिए, सेना भी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए। ये सारे कर्तव्य निभाने के लिए राजा को क्या करना पड़ेगा? कर वसूल करने के अधिकार दिए गए। इन करों से सेना, अधिकारी तथा राजा के खर्च के लिए धन मिलता था। अब समाज वैदिक युग के कबीलों और कुलों के समय से काफ़ी भिन्न था।
पहले क्या था, कबीलों और कुल और परिवार जो था उससे अब काफ़ी भिन्न हो गया था। राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था, सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। पुरोहित, अमात्य या मंत्री या कई अन्य अधिकारी राजकाज में उसकी मदद करते थे। राज्य के खर्चों के लिए वो किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था। इस सारी आय को वह केवल अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, बल्कि सेना पर वेतन देने में, सड़कों, कुओं, नहरों के निर्माण और ब्राह्मणों की सहायता करने अन्य कामों में खर्च करता था। तो जो भी किसान की उपज का जो हिस्सा लिया जाता था उससे सेना का वेतन मिलता था, सड़क, कुआं, नहर बनता था और ब्राह्मणों को सहायता किया जाता था अन्य कामों में खर्च करने के लिए, जैसे यज्ञ और अनुष्ठान करने के लिए। उस समय का जन जीवन क्या था? करों का महत्व। चीज़ों का उत्पादन करने वाली सभी लोग राजा को कर देते थे। किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देते थे। आमतौर पर यह उपज का छठा हिस्सा होता था। तो कर जो उस समय था उपज का कितना था? छठा हिस्सा था। धातु कर्मकार राजा के लिए मुफ्त औजार बनाते थे। बढ़ई राजा के लिए मुफ्त में रथ, बढ़ई क्या करते थे? रथ बनाते थे। बुनकर कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य देते थे। शुरू में कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, अर्थात लोगों द्वारा तय की गई चीज़ों के रूप में। जो भी लोग तैयार करते थे, जैसे किसान खेती करके उपज बनाता था, फसल बनाता था, तो उस फसल का एक हिस्सा 1/6 ले लिया जाता था। बढ़ई से क्या किया जाता था? रथ बनाया जाता। धातु कर्मकार जो लोहा का लुहार वगैरह हैं उनसे हथियार बना लिया जाता था और बुनकर से कपड़े ले लिया जाता था। इस तरह से लोगों द्वारा तैयार कई चीज़ों के रूप में वही चीज़ें वेतन के रूप में अधिकारियों में बांट दी जाती थी। तो नकद वेतन नहीं दिया जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। करों का बड़ा महत्व था क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। न वह सेना रख सकता था, न वह काम करवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता था, न ही सड़कें बनवा सकता था। इसलिए कर वसूल करने के लिए वह अधिकारियों का, तो इसलिए कर को जो वसूल करने के लिए जो अधिकारियों का क्या रखता था? वह एक समूह रखता था, एक दल रखता था, अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। इन्हीं में से कुछ अधिकारियों का यह काम था कि वे गांव-गांव जाकर प्रत्येक किसान के खेतों की पैमाइश करें। क्या करें? पैमाइश करें और किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज का हिसाब रखें। हिसाब करके छठा हिस्सा निकाला जाता था और हिसाब करने के बाद छठा हिस्सा राजा का निकाल दिया जाता। इसे किसान को राजा के लिए देना पड़ता था। फसल तैयार हो जाती तो कर वसूलने वाले अधिकारी किसान के पास पहुंचता था और राजा को दिए जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था। तो जो राजा को दिए जाने वाला हिस्सा था उसे वसूल कर लेता था। अन्य सभी उद्योग व्यवसायियों से भी इसी प्रकार कर वसूल किया जाता था। शहरों में भी कर वसूल करने वाले अधिकारी वस्तु के रूप में या नकद में वसूली करता था। तो शहर से क्या होता था? नगद में भी वसूली होता था। लेकिन गांव से ज़्यादातर वसूली क्या होते थे? या तो उनके उपज का हिस्सा या तो उनसे कोई काम करवा लिया जाता था। ग्राम कैसा था उस समय? अधिकतर लोग अब भी गांव में रहते थे। ज़्यादातर लोग अब भी कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और इन लोगों के जीवन में पहले के युग की अपेक्षा अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। आबादी बढ़ जाने से गांवों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। गांव ज़्यादा हो गए थे। गांव सड़कों और पगडंडियों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नदी तट के गांवों के लोग नावों से आते जाते थे। प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था। क्या होता था? एक प्रधान होता था जो ग्रामवासियों तथा राजा के लिए काम करता था। वे किसके लिए काम करते थे?
वे जो प्रधान होता था वे या तो ग्रामवासियों के लिए या राजा के लिए काम करता था। इसलिए वह राजा और किसानों के बीच एक कड़ी के समान होता था। राजा कुछ गांवों तथा भूमि का मालिक होता था। इस भूमि को जोतने के लिए मजदूर रखे जाते थे और उन्हें मजदूरी दी जाती थी। तो राजा को भी अपने गांव तथा भूमि पे मालिकाना हक होता था। नगर, इस युग में पहले के युगों में एक बड़ा अंतर था, वह था शहरों का विकास। पहले के युग में कुछ ही छोटे शहर थे, परंतु अब काफ़ी अधिक शहर और नगर बस गए थे। इनमें से कुछ नगर बड़े महत्व के थे। पुराने ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिलती। ये नगर थे उज्जैनी, जो मालवा में था, जो अभी मध्य प्रदेश में। प्रतिष्ठान, जो उत्तरी दक्कन में है। भृगुकुच, जो गुजरात में भड़ोच है। ताम्रलिप्ति, गंगा के मुहाने की भूमि में। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में। चंपा, वैशाली तथा राजगिरी, बिहार में। चंपा क्या था? बिहार का पार्ट बन गया था, पहले अंग था। अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। और कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास। तो बहुत सारे शहर थे। उज्जैनी, प्रतिष्ठान, भृगुकुच, जो आज का कच्छ वाला भाग हो गया, भड़ोच गुजरात का। ताम्रलिप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और श्रावस्ती, चंपा, वैशाली, राजगिरी, अयोध्या, कौशाम्बी। इनमें से कुछ नगरों की खुदाई हुई है। पता चला है कि ये लकड़ी और ईंटों से बने हुए थे, इसलिए गांवों से अधिक अस्थायी होते थे। राजा का महल प्रायः पत्थर और लकड़ी का बना होता था। किससे बनता था? पत्थर और लकड़ी से। उसकी बढ़िया सजावट होती थी। शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारी केंद्रों और राजधानियों के इर्द गिर्द हुआ। शहरों का जो विकास हुआ वे कहाँ कहाँ पे हुए? तो ये 3 जगह पे हुए, जहाँ पे शिल्प का कोई केंद्र था, या जहाँ पे व्यापार का कोई केंद्र था, या राजधानी के पास हुआ। और आरंभ में शिल्प केंद्र ऐसे गांव थे। शुरू में क्या थे? शिल्प केंद्र, जहाँ पे ऐसे गांव था जो जहाँ धातु कर्म, बढ़ाईगिरी या बुनाई जैसे शिल्प ज़्यादा विकसित थे। धीरे धीरे वे क्या बन गए? शहर बन गए। जब आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले शिल्पकार या कारीगर एकत्र हो गए तो उनकी बस्ती धीरे धीरे शहर में बदलती गई। उन्होंने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया। एक स्थान पर क्यों वो रहकर काम करते थे? क्योंकि कच्चा माल प्राप्त करने में और तैयार हुई चीज़ों को बेचने में उन्हें एक बड़ा बाजार एक ही तरह का होता था, उन्हें अधिक सुविधा होती थी। व्यापारियों का एक अन्य वर्ग उनके इस काम का संगठन करता था। अब व्यापारियों का भी संगठन होने लगा था। व्यापारी गांव-गांव जाकर कताई करने वाले सूत और बुनकरों से सूती कपड़ा इकट्ठा करते थे। उन्हें उन गांवों में ले जाकर बेचते जहां उनकी मांग होती थी। इस प्रकार कताई और बुनाई करने वाले अपने माल को गांव के बाहर ले जाकर बेचने के झंझट से बच जाते थे। व्यापारी भी खरीदे गए माल को बेचकर मुनाफा कमाते थे। सूत और कपड़ों के मामलों में जैसा होता था वैसा ही अनाज और दूसरी उपज के बारे में भी होता था। शीघ्र ही देश में व्यापार या माल का लेन देन विनिमय बढ़ता चला गया। वस्तु विनिमय क्या हो गया? बढ़ता चला गया। फिर व्यापार क्या था? विनिमय और मूल्य की एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने से व्यापार सुगम हो गया। यह नई व्यवस्था थी मुद्रा। जब मुद्रा आया तो व्यापार क्या हो गया? सुगम हो गया, अर्थात सिक्के। सिक्कों के चलन के पहले वस्तुओं का लेन देन या विनिमय होता था। सिक्कों के चलन से पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था। जैसे एक गाय के बदले कपड़े की 10 गांठ। जैसे कुछ उदाहरण दिया है कि एक गाय के बदले कपड़े की 10 गांठ है। तेल के 5 घड़ों के बदले गेहूं के 2 बोरे। विनिमय के जरिए खरीदना और बेचना आसान नहीं था,
परंतु सिक्कों को ले जाने में आसानी। सिक्कों का चलन बढ़ा तो व्यापारियों की संख्या भी बढ़ी। जब सिक्कों का चलन बढ़ा तो व्यापारियों की संख्या भी बढ़ती गई। इस युग के सिक्के, अब सिक्के कैसे थे? तांबे या चांदी के अनगढ़ टुकड़े होते थे। इन पर चिन्ह पंच कर दिए जाते थे। ऊपर ही जो चित्र दिखाया गया है वो क्या है? पंच मार्क है। ये कुछ सिक्के चांदी के होते थे, पुराने हैं इसलिए मिट्टी जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये भी सिक्के क्या हैं? चांदी के भी सिक्के, तांबे के भी सिक्के इसमें हैं। इन पर चिन्ह पंच कर दिए जाते थे। व्यापार एक छोटे इलाके तक सीमित नहीं रह गया था। गंगा की घाटी में पैदा की गई चीज़ें पंजाब के उस पार तक्षशिला भेजी जाती थी। तक्षशिला के पास भी भेजी जाती थी, या विंध्य पर्वत के पार भृगु कच्छ भड़ौच के बंदरगाह को भेजी जाती थी, जहाँ से उन्हें जहाज़ों द्वारा दक्षिण भारत या पश्चिम एशिया को ले जाया जाता था। तो मतलब या तो दक्षिण भारत या तो पश्चिम एशिया में ले जाया जाता था। उस समय का समाज कैसा था? शिल्पकार और व्यापारी अपने जो संगठन बनाते थे उन्हें श्रेणी कहते थे। चूँकि कारीगर साथ साथ रहते थे, कारीगर क्या रहते थे? साथ साथ रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे, इसलिए वे इतने अधिक घुल मिल गए कि एक जाति के समझे जाने लगे, और व्यापारी का भी एक जाति हो गया। बेटे अपने बाप का धंधा करने लगा, इसलिए जाति वंशानुगत हो गई। धीरे धीरे इनमें से प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग कानून बन गए। जो व्यापारी कर रहा है उन्हें क्या, बनिया जाति के वो हो गए, और उनके लिए अलग कानून। किसान जो हैं, जो वैश्य थे, उनके लिए अलग कानून। लुहार है, उनके लिए अलग कानून। जो बढ़ाई कर रहे हैं, बढ़ई हैं, उनके लिए अलग कानून। इन कानूनों को किसने स्थापित किया? ब्राह्मणों ने स्थापित किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस कानून को किसने स्थापित किया? तो ब्राह्मणों ने, राजा ने नहीं किया। इनमें कुछ कानून बड़े कठोर थे। एक जाति के लोग न तो दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना खा सकते थे और न ही अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकते थे। तो एक खाना खाना और विवाह, तो जहाँ खाना खाने पे तो आज के डेट में जाति से हम बाहर निकल गए हैं, वहीं अभी विवाह से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सैद्धांतिक रूप से वर्ण 4 थे, लेकिन अभी भी वर्ण क्या थे? 4 थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों से अलग एक पांचवा वर्ग अछूतों का था, जिन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और नीच समझा जाता था। मतलब अछूत लोग शूद्र से भी नीचे समझे जाते थे। ऐसा समझा जाता था कि वे गंदे काम करने के लिए हैं, लेकिन यह कोई तर्क संगत बात नहीं थी, क्योंकि टोकरिए जैसे टोकरियाँ बनाने वाले को नीच समझा जाता था। धर्मशास्त्रकारों ने उच्च वर्गों के आचरण के लिए नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं या आश्रमों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य। पहला क्या था? ब्रह्मचर्य। आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए था। इसमें क्या था? शिक्षा ग्रहण करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा गृहस्थ आश्रम। इसमें घर गृहस्थी बसाना है, मतलब शादी विवाह करना है। तीसरे में वानप्रस्थ। तीसरे में वानप्रस्थ आश्रम में ध्यान चिंतन करने के लिए जंगल में रहना होता था। और चौथे में संन्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का जीवन बिताना पड़ता था। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। चौथा क्या था? सन्यासी जीवन या तपस्वी और उपदेशक का जीवन। यह एक आदर्श व्यवस्था थी, परंतु पता नहीं कितने लोग इसका पालन करते थे।
और इन सब के बीच में दो धर्म का विकास हुआ। इसके विरोध में जो ये राजा का ब्राह्मण का जो भी था यज्ञ अनुष्ठान, उसके विरोध में दो धर्म आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये महावीर जी हैं। धर्म, वैदिक धर्म, जो हमारा धर्म था वैदिक धर्म या आर्य धर्म, अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया था। कुछ लोग इन अनुष्ठानों से असंतुष्ट थे। वे लोग सोचते थे कि पूजा पाठ का दिखावा करने की बजाय सच्चाई, सदाचार और त्याग का जीवन व्यतीत करना अच्छा है। उनमें से कुछ सन्यासी हो गए और वनों में रहने लगे, क्योंकि ये एकांत में ध्यान चिंतन करना चाहते थे। उनमें से कुछ वनों से लौट आए और अपने विचारों का, जो उनके मन में विचार आए, उन्हें नगरों तथा गांवों में प्रचार करने लगे। इनमें से दो व्यक्ति जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। महावीर जैन धर्म के संस्थापकों में से एक थे और गौतम ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महावीर लिच्छवी गणराज्य में और बुद्ध शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे। तो आप कह सकते हैं कि महावीर लिच्छवी गणराज्य के थे और बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। राजकुमारों की तरह उनका पालन पोषण हुआ था और सुख भोग की सभी मनचाही चीज़ें उन्हें सुलभ थी, परंतु दोनों ही दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने इस दुख को दूर करने का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। अब जैन धर्म के बारे में देखते हैं। महावीर का जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी में वैशाली नगर में हुआ था। उन्होंने घर छोड़ दिया और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित प्रश्नों के हल ढूंढते हुए भटकते रहे, जो उन्हें परेशान कर रहे थे। 12 साल के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने प्रश्नों का हल खोज लिया है। उन्होंने पहले के 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। यह धर्म जैन धर्म कहलाया। पहले के जैन धर्म क्या था? ऐसा नहीं था कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी थे, लेकिन बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध या गौतम बुद्ध जी थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी नहीं थे। इस जैन धर्म के संस्थापक का मतलब पहले से भी 23 गो तीर्थंकर थे। उनके उपदेशों का समर्थन किया महावीर जी ने और कुछ अपने नए विचार जोड़ दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार महावीर जी के बाद ही हुआ। महावीर जी का कहना था, वैदिक अनुष्ठान और देवताओं से मदद मांगने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम न करना। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इन त्रिरत्नों पर आधारित होना चाहिए। तो उन्होंने त्रिरत्न दिए, एक सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। इन्हीं से उनका जीवन सदाचारी बन सकता है। उन्हें मनुष्य, पशु या कीट आदि किसी भी जीव की हत्या करने की मनाही थी। इसी को अहिंसा कहा गया। इसको क्या कहा गया? अहिंसा कहा गया। यदि किसी का जीवन सदाचार पूर्ण होगा तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। उनका कहना था कि अगर किसी का जीवन सदाचार पूर्ण होगा तो उसकी आत्मा खुद ही मुक्त हो जाएगी और उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। यह सरल उपदेश था जिस पर कोई भी चल सकता था। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की
बोली में दिए, संस्कृत में नहीं दिए, क्योंकि इस काल में संस्कृत का प्रयोग केवल उच्च जातियों के लोग ही करते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने सारे उपदेश संस्कृत में नहीं दिए, आम जनता की बोली में दिए। अब आते हैं बौद्ध धर्म। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध भगवान का जन्म महावीर के जन्म के बाद हुआ। शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। वे कपिल वस्तु के पास के लुम्बिनी वन में नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? लुम्बिनी वन में हुए थे, कपिल वस्तु के पास। उन्होंने भी गृह त्याग किया और वर्षों तक तपस्वी का भांति घूमते रहे। तब उन्हें लगा कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उन्होंने जीवन की समस्याओं का हल खोज लिया है। उनका कहना था, संसार में दुख ही दुख है और इसका कारण है सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा। मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के लिए लोभ होना। अष्टांगिक मार्ग, वो क्या दिए थे? त्रिरत्न दिए थे। और ये क्या दिए? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। इन 8 प्रकार के आचार विचार पर, ये जो अष्टांगिक मार्ग थे इसमें 8 प्रकार के क्या थे? आचार और विचार। चलकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है और किसी चीज़ की अधिक चाह रखे बिना संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। बुद्ध ने भी अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित ठहराया। उन्होंने इसे सही नहीं माना। पशुओं की अनावश्यक हत्या को अमानुषिक बताया। मतलब उन्होंने बताया कि पशुओं की हत्या करना अमानवीय व्यवहार है। उस समय खेती बाड़ी के लिए पशुपालन का बड़ा महत्व था, इसलिए बिना कारण पशुओं की हत्या करना निरर्थक था। पशुओं के प्रति इस दृष्टिकोण से शाकाहारी खान पान को बढ़ावा मिला। सदाचारी जीवन बिताने का उद्देश्य था मन को शुद्ध करना और निर्वाण प्राप्त करना। क्या था? मन को शुद्ध करना और निर्वाण की प्राप्ति करना। समझा जाता था कि निर्वाण प्राप्त करने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जहाँ महावीर जी का मानना था कि अगर जीवन सदाचार पूर्ण होगा तो आत्मा मुक्त हो जाएगी और पुनर्जीवन नहीं होगा। वहीं पे बुद्ध भगवान का भी इसी प्रकार का मानना था कि अगर निर्वाण की प्राप्ति होगी, जिसके लिए सदाचारी जीवन बिताना है और मन को शुद्ध करना है, तभी पुनर्जन्म नहीं होगा और निर्वाण की प्राप्ति होगी। बुद्ध भी वैदिक यज्ञों और लोगों के लिए जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले महत्व को उन्होंने विरोध किया। तो ये वर्ण व्यवस्था के भी विरोधी थे, वैदिक यज्ञ के भी विरोधी थे और विविध अनुष्ठान के भी विरोधी थे, क्योंकि ऊंचे वर्णों वाले निम्न वर्णों वाले शूद्रों तथा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बुद्ध ने बिहारों की स्थापना की। उन्होंने क्या किए? मतलब बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बिहार की स्थापना की। बिहार वे स्थान है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और आराधना तथा धर्मोपदेश करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। ये बिहार पाठशालाओं के भी काम करते थे और ये जिस तरह से ब्राह्मण लोग मंदिर में शिक्षक बन गए थे, उसी तरह से ये बौद्ध भिक्षु के लिए बिहार क्या बन गया था? पाठशाला बन गया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी प्राय कौन बने? कारीगर, व्यापारी और किसान होते थे, क्योंकि वे समझते थे कि इन धर्मों के अनुसार आचरण करना कठिन नहीं है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने अनेक संस्कारों और अनुष्ठानों से अपने धर्म के आचरण को कठिन बना दिया था। उन दिनों बौद्ध धर्म इन जटिल संस्कारों का विरोधी था,
क्योंकि न केवल ये बड़े खर्चीले थे, ये खर्चीले भी थे, बल्कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे थे। विशेषकर नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार था। भिक्षु जगह जगह नए विचारों का प्रचार करते फिरते थे, इसलिए बौद्ध धर्म जल्दी ही भारत के अनेक भागों में फैल गया। इसने भारतीय जीवन के प्राय सभी पक्षों को प्रभावित किया। बौद्ध विहार शिक्षा के क्या बन गए? प्रसिद्ध केंद्र बन गए। धनी व्यापारी बौद्धों को धन दान में देते थे और सुंदर स्मारक बनवाते थे। इन्हें सर्वोत्तम शिल्पों से सजाया गया था। बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में ले गए, जैसे मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को। बौद्धों और जैनों ने अहिंसा के सिद्धांत को लोकप्रिय बना दिया। तो इस प्रकार हमने मगध का उत्कर्ष, महाजनपद और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक विस्तृत वर्णन हमने क्लास 6 के रूमिला थापर के पुस्तक में देखा। अब हम अगला अध्याय देखेंगे। क्या देखेंगे? अगला अध्याय देखेंगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। 5वां अध्याय है मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजाओं के बारे में। यह जो पुस्तक है इसमें केवल 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय। हमने 4 अध्याय देख लिया। मौर्य साम्राज्य देखेंगे, फिर 200 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी पूर्व तक के काल को देखेंगे, फिर गुप्त काल को देखेंगे और फिर छोटे छोटे राज्यों का युग देखेंगे और भारत और संसार के संबंध को हम समझेंगे। तो अगला अध्याय है मौर्य साम्राज्य।